थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस कहता है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेनर बॉडी about an axis perpendicular to its plane is equal to the sum of its mi about two perpendicular axes concurrent with perpendicular axis and lying in the plane of body। ठीक है, हमने लिखा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया planar body about an axis perpendicular to its plane is equal to sum of its moment of inertia about two axes concurrent with perpendicular axis and lying in the plane of the body। तो देखो एक चीज ध्यान में रखो, दिस इज अप्लीकेबल टू प्लेनर बॉडी ओनली। ये अगर हमारी कोई प्लेनर बॉडी है और ये एक्सिस है विच इज परपेंडिकुलर, इसके अबाउट का एमआई अगर निकालना है तो ऐसे दो एक्सिस लेने पड़ेंगे जो इस बॉडी के प्लेन में है और इस एक्सिस को जो परपेंडिकुलर एक्सिस है ना उसको कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट मतलब एक ही पॉइंट से पास होने वाले हैं और ये दो एक्सिस कैसे होने चाहिए, एक दूसरे को परपेंडिकुलर। तो दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ये जेड रहेगा। ध्यान में आया? अगर इस प्रकार से एक्सिस जेड है जिसकी अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें चाहिए, दिस इज अ प्लेनर बॉडी। तो हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन, मतलब आई जेड इज इक्वल टू सम ऑफ, किसकी सम है, किसकी, दो परपेंडिकुलर एक्सिस कॉन्करेंट विथ परपेंडिकुलर एक्सिस। जिस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर एक्सिस जा रहा है उसको कॉन्करेंट वहीं से जाने वाले दो परपेंडिकुलर एक्सिस। कैसे परपेंडिकुलर एक्सिस? दे आर लाइंग इन द प्लेन ऑफ बॉडी, बॉडी के प्लेन वाले। तो यहाँ पर इसकी एडिशन रहेगी आई एक्स एंड आई वाई। अब इसका सिमेट्री के केस में एप्लीकेशन हमने देखा था, ठीक है, सिमेट्री के केस में हमने इसका एप्लीकेशन देखा था। सर ये ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखो अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं।
देखो दिस इज अ प्लेनर बॉडी, ठीक है, ये आई जेड ये उसको परपेंडिकुलर एक कोई एक्सिस है, ठीक है। देन वी हैव टेकन टू एक्सिस, कौन से, एक एक्स एक्सिस लिया, दूसरा वाई लिया, ये बॉडी के प्लेन में है, ठीक है। और ऑब्वियसली एक्स और वाई एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे। हाँ सर ये भी सही है। बॉडी कैसी है, प्लेनर बॉडी। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस are in plane of body while z-axis is perpendicular to plane of body। सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है। अब देखो इस x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब ये पॉइंट P जो है ना, इसको नाम देते हैं, दिस इज O A P B, ठीक है। सो सपोज इस पॉइंट P पर कोई मास सिचुएटेड है, पॉइंट P पर कुछ मास सिचुएटेड है। सो आप ये डिस्टेंस को ले लेंगे, ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, AP y, x एक्सिस से डिस्टेंस विल बी y, BP डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y एक्सिस से डिस्टेंस विल बी x, और OP डिस्टेंस कितना हो जाएगा, z एक्सिस से डिस्टेंस जो रहेगा इसे अपन z कहेंगे। क्या सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है। अब देखो इफ देयर इज मास सिचुएटेड एट पॉइंट P, पॉइंट P पर मास सिचुएटेड है, तो क्या मुझे आप इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस बता सकते हो क्या? ये आ जाएगा इंटीग्रल, या पॉइंट मास कंसीडर कर रहे तो ठीक है, फिर तो टेंशन ही नहीं, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, मास इनटू एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है एक्स एक्सिस से, वाई स्क्वायर। क्या सिमिलरली आप मुझे आई वाई के बारे में बता सकते हो क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस वाई एक्सिस, ये मास है, इसका इस एक्सिस से डिस्टेंस कितना डिस्टेंस आ जाएगा, mx स्क्वायर। सिमिलरली अबाउट जेड एक्सिस बता सकते हो क्या, ये मेरा जेड एक्सिस है, अब इस एक्सिस के अबाउट इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, उस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ऐसे ही निकालते हैं ना हम, कितना डिस्टेंस है परपेंडिकुलर उस एक्सिस से, mz स्क्वायर। m इंटू जेड स्क्वायर। अब देखो थोड़ा सा देखो, क्या ये भी डिस्टेंस x है क्या, OA, और x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है क्या, तो यहाँ पर क्या पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है क्या, जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, सही है ना। ये डिस्टेंस भी, ये वाला डिस्टेंस OA, ये भी तो x है, जितना BP है उतना ही OA है। सो अगर ऐसा मैंने इस IZ के लिए लिखा, देयरफॉर IZ क्या हो जाएगा, m इंटू एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा, m बाहर है, सो m इंटू एक्स स्क्वायर प्लस m इंटू वाई स्क्वायर। क्या बन गया ये, IZ इक्वल टू IX प्लस IY। क्या यही हमारा थ्योरम कहता है, ये हमने पॉइंट मास के लिए लिखा। अगर ये पॉइंट मास में लिखने के जगह अगर हम ये सभी पार्टिकल के लिए ऐसा ही लिख सकते हैं क्या, हाँ सर सभी पार्टिकल के लिए ऐसा लिख सकते हैं।
सभी पार्टिकल के लिए ऐसा लिखा तो अपना आराम से आ जाएगा। सही है, आ जाएगा क्या? यस सर। फिर सिर्फ सभी पार्टिकल जब रहेंगे तब हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। बस तब हमें इंटीग्रेशन लिखना पड़ेगा। सो फॉर कंप्लीट बॉडी या फॉर ऑल मास एलिमेंट्स dm, Ix you can write at integral x square dm, Iy you can write as integral y square dm, Iz you can write as integral z square dm. But z square equal to x square plus y square, therefore Iz equal to integral x square plus y square dm, ये बन जाएगा इंटीग्रल एक्स स्क्वायर dm प्लस इंटीग्रल वाई स्क्वायर dm, दैट इज ix प्लस iy। सही है, सो iz इक्वल टू ix प्लस iy। पॉइंट मास के लिए लिखो, पूरे बॉडी के लिए लिखो, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस वैसे के वैसे ही एप्लीकेबल है। ठीक है, चलो अगर ये ध्यान में आया तो आगे जाए थोड़ा सा। एक सेकंड, पहली स्लाइड बताओ ना। ओके, हो गया। हो गया, ये हमने कल देखा था, अभी हमने उसका डेरिवेशन देखा। सर हाँ बोलो। तो एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर वाई वाला डिस्टेंस लेना जरूरी है क्या? मतलब नहीं, कुछ भी लिख सकते हो आप, एपी भी लिख सकते हो, बीपी भी लिख सकते हो। हमारे नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम पर क्या होता है, देखो हमारी नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये मेरा पॉइंट है, दिस इज एक्स कॉमा वाई। ठीक है, इसका एक, इस पॉइंट ए का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ कितना रहेगा? एक्स एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, वाई। ये वाई रहेगा ना। यस सर। इसका मेरे वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताओ। एक्स। यही किया है क्या हमने? यस सर। आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हो, एक्स वाई नहीं लिखना है, यू कैन डायरेक्टली यूज, कहा गया पर एपी स्क्वेयर, बीपी स्क्वेयर, ओपी स्क्वेयर तो भी चलेगा। ठीक है, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, हमारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे डिस्टेंस कितना है हमारा, उस डिस्टेंस का स्क्वायर। अब उसको नाम एक्स वाई जेड पी क्यू आर एल एम एन, इट्स योर चॉइस। डिस्टेंस के बारे में सिर्फ गड़बड़ नहीं करनी। मैंने एक्स वाई जेड इसलिए लिया क्योंकि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पर इस प्रकार से डील किया है। ठीक है, हाँ ये शायद से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा होगा कि अरे सर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई कैसे आ गया, वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स कैसे आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल ये ऐसा ही रहता है ना। अब आपको ध्यान में आया होगा कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई ही रहेगा, एक्स एक्सिस पर का डिस्टेंस विल बी एक्स, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस विल बी वाई। सिमिलरली y एक्सिस पर का डिस्टेंस विल बी y एक्सिस से डिस्टेंस विल बी x। चलो, सो एक स्टेप और आगे जाएंगे, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। क्या कहता है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, देखो
ये कहता है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी about any axis is equal to the sum of the moment of inertia of the body moment of inertia of the body about a parallel axis passing through its center of mass and product of सम है, किसकी सम है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास and the square of the distance between the two parallel axes. देख लो, the moment of inertia of a body about any axis. एक मेरी कोई भी बॉडी है, क्यों ऐसी बॉडी निकालनी? ये कोई भी मेरी एक बॉडी है, इसके किसी भी एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, ठीक है? तो क्या कहा है? The moment of inertia of a body about any axis is equal to the sum of the moment of inertia of the body about a parallel axis passing through its center of mass. मतलब ये है मेरा एक्सिस, अरे अरे इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इसे मैं कहता हूं आई जेड, ठीक है? या सिर्फ आई कहता हूँ, आई जेड भी नहीं कहता हूँ, आई। इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो क्या कहा? सम रहेगी, किसकी सम है? सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट अ पैरेलल एक्सिस। इस एक्सिस को पैरेलल एक्सिस चाहिए, और कैसे चाहिए? पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, इसके सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास होने वाला एक्सिस। एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास, किसका मास? बॉडी का मास, एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा उसका स्क्वायर एंड बॉडी का मास, इनका प्रोडक्ट। तो ये डिस्टेंस अगर h है, इसे हम ये सेंटर ऑफ मास वाला रहेगा इसलिए इसे IC कहते हैं। ये डिस्टेंस h है और बॉडी का मास m है। तो अभी हमें क्या पता चला? ये जो I रहेगा अबाउट एनी एक्सिस, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इस I को पैरेलल, ये जो हमारा एक्सिस है उसको पैरेलल एक एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। सो ये रहेगा हमारा IC प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी का मास इनटू दो एक्सिस के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस प्रकार से अगर आपको बॉडी का सेंटर ऑफ मास के थ्रू जाने वाला एक कोई पर्टिकुलर एक्सिस है, उसके अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो आप उसके पैरेलल कहीं से भी जाने वाले कोई भी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो, ठीक है क्या?
अब ये कैसे होता है सर, देखते हैं। ठीक है, ध्यान में आया स्टेटमेंट, ध्यान में आया? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू, किसी भी एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी सम ऑफ, दो चीजों की सम है। कौन से दो चीजें हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस, ठीक है, जो सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास हो रहा है, प्लस बॉडी का मास और दो एक्सिस के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, दो एक्सिस के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। देखो इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। ये कोई बॉडी है, ये उसका सेंटर ऑफ मास के थ्रू जाने वाला एक्सिस है, और ये कोई तो एक अलग एक्सिस है जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। ठीक है, अब देखो ये है हमारा आईसी, सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास होने वाला, ये हमारी अभी एग्जिस्टिंग एक्सिस है जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं इस बॉडी का एक पार्टिकल कंसीडर करता हूँ एट डिस्टेंस इस पॉइंट पी पर। ठीक है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना रहेगा? ये वाला। यहां से इसका डिस्टेंस कितना रहेगा? इस प्रकार से। और अब देखो मैं छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ। ठीक है, चलो ऐसे ही रहने देते हैं। चलो टी पॉइंट लिया है, इस पॉइंट के अबाउट हमने ये डिस्टेंसेस ले लिया। अब देखो इसे नाम दे देते हैं, ये O है, ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, ये पॉइंट P है, दिस इज D। ठीक है, अब ये दो एक्सिस के बीच के डिस्टेंस को मैं H मान लेता हूँ। ठीक है, अब देखो फॉर मास एलिमेंट dm situated at P, छोटा सा मास एलिमेंट है dm situated at P, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन कैसा दे सकते हैं? सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा तो आप एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में बात करनी चाहिए। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू सेंटर, क्या आएगा ये? IC, इस सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास होने वाले एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस P पॉइंट पर सिचुएटेड छोटे से मास एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा रहेगा?
तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन और वहां से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना रहेगा, सीपी। तो ये आ जाएगा इंटीग्रल सीपी स्क्वेयर इंटू डीएम। सिमिलरली आई क्या आ जाएगा, ये क्या है, एम आई अबाउट एक्सिस थ्रू सी, सेंटर ऑफ मास। आई क्या रहेगा, इस आई वाले एक्सिस के थ्रू उसका डिस्टेंस, इट इज ओपी स्क्वायर इंटू डीएम। क्या है ये लिखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस थ्रू ओ। सही है। अब थोड़ा सा खेलते हैं इसके साथ। देखो, कैन आई राइट ओपी स्क्वायर इक्वल टू ओडी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर। ठीक है, और क्या मैं इस ओडी स्क्वायर को ही ओसी प्लस सीडी स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? कुछ गलत लिखा क्या बताओ। ओपी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से हमने लिखा ओपी स्क्वायर इक्वल टू ओडी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर, और ओडी ये ओसी प्लस सीडी की एडिशन है। बिल्कुल सही है, तो इसे एक्सपांड कर लो। तो दिस विल बिकम ओसी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ओसी इंटू सीडी प्लस सीडी का स्क्वायर प्लस पीडी का स्क्वायर। अब जरा देखो तो सीडी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर क्या होता है? पीसी स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा, पीसी स्क्वायर। ठीक है, क्या अभी मैं इसे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? इक्वेशन 1 बन जाएगा I इक्वल टू इंटीग्रल ओसी स्क्वायर डीएम प्लस इंटीग्रल पीसी स्क्वायर डीएम प्लस 2 टाइम्स ओसी प्लस सीडी इंटू डीएम। ठीक है, अब देखो ये ओसी चेंज होने वाला है कि यहाँ से? नहीं सर, ये तो चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, ओसी स्क्वायर डीएम क्या रहेगा, एच स्क्वायर इंटू डीएम। ओसी की वैल्यू एच है ना, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर इंटीग्रल डीएम इंटीग्रल पीसी स्क्वायर डीएम। पीसी या सीपी, इसको भी लिख लेता हूँ पीसी। क्या आ जाएगा ये, आईसी प्लस, अब थोड़ा इसको देखो, ये प्लस नहीं, ये मल्टीप्लीकेशन, 2 टाइम्स ओसी इंटू सीडी इंटू डीएम। ठीक है, अब ये 2 तो बाहर निकल जाएंगे, ओसी की वैल्यू फिक्स रहेगी बिकॉज एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स रहने वाले हैं। तो एच भी बाहर निकल जाएगा, ओसी मतलब इंटीग्रल CD into dm. What do you mean by integral CD into dm? इसका मतलब ऐसा है, दिस इज, ये पॉइंट का डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस, फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। C इज माय सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से इस पॉइंट का डिस्टेंस। ठीक है, अब क्या होने वाला है, सेंटर ऑफ के मास, सेंटर ऑफ मास ये वो पॉइंट है जिसके अबाउट सभी मास एलिमेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या सही है? सेंटर ऑफ मास ये वो पॉइंट है जिसके अबाउट सभी मास एलिमेंट आर सिमेट्रिकली और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, सो सेंटर ऑफ मास के ही टर्मिनोलॉजी में अगर हम कहेंगे तो, या सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट को यूज करके अगर हम देखते हैं तो इंटीग्रल CD इंटू डीएम ये 0 आ जाएगा। इंटीग्रल CD इंटू डीएम ये 0 आ जाएगा। क्यों?
सो देखो, सेंटर ऑफ मास मतलब ये वो पॉइंट है जिसके अबाउट मास आर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। जितने मास इसके राइट साइड में रहेंगे उतने ही मास उसके लेफ्ट साइड में भी रहने वाले हैं, तभी तो जाकर इसे सेंटर ऑफ मास कहेंगे ना हम। सीडी उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इस सेंटर ऑफ मास के कंपैरेटिवली एक्स डिस्टेंस पर कितना मास सिचुएटेड है। सो इसे अगर मैं सेंटर ऑफ मास कहता हूँ तो जितना मास इसके राइट हैंड साइड में रहेगा उतना ही मास इसके लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, तभी जाकर ये मेरा सेंटर ऑफ मास बनने वाला है। सो इस कारण ये जीरो बन जाएगा। कौन सी टर्म जीरो बनेगी? ये वाली। क्यों जीरो बनेगी? तो मैं लिख रहा हूं, देखो, as mass is symmetrically distributed about center of mass, integral CD into dm will be zero। क्या ये कंसेप्ट ध्यान में आ रहा है क्या? देखो, C सेंटर ऑफ मास है हमारा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से x एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग, z एक्सिस के अलोंग masses are equally distributed, symmetrically distributed। तो जैसा एक P पॉइंट इस सेंटर ऑफ मास के राइट हैंड साइड में है, वैसा ही एक P पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, ठीक है। सो इसलिए इंटीग्रल CD इंटू डीएम, एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू निगेटिव, ठीक है। CD चाहे से इस डिस्टेंस को मैंने A माना तो यहाँ पर -a पर और कोई मास रहने वाला है, ठीक है। सो इस कारण इंटीग्रल CD इंटू डीएम ये जीरो बन जाएगा। 2h को फर्क नहीं पड़ने वाला है, CD इंटू डीएम जीरो बन जाएगा। अगर ऐसा है तो बचता क्या है? आई सी इंटीग्रल डीएम, सभी मासेस को जोड़ दो, क्या बन जाएगा? मास ऑफ बॉडी इंटू एच स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा आई बन जाएगा moment of inertia about given axis is IC plus integral m in m into h square। m क्या है? मास ऑफ बॉडी। h स्क्वायर क्या है? दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। सही है। आगे क्या ध्यान में क्या किया हमने? एक बार बताता हूँ, रुको। देखो, हमने कहा कि चलो एक बॉडी ले लेते हैं, पी पॉइंट पर एक छोटा सा हमारा डीएम ये मास एलिमेंट सिचुएटेड है, ठीक है। तो हमने कहा हमें जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, वो एक्सिस ओ के थ्रू पास हो रहा है। यहाँ से इस मास एलिमेंट का डिस्टेंस है ओपी। दूसरा है हमारा सेंटर ऑफ मास से थ्रू पास होने वाला एलिमेंट, वहां से हमारा डिस्टेंस है सीपी, ठीक है। और फिर हमने क्या कहा? हमने ये दोनों एक्सिस को ज्वाइन करने वाली लाइन निकाल ली, ओसी, इसे एक्सटेंड किया डी तक और पी से परपेंडिकुलर निकाल लिया। अब हमें पता है यहाँ के मास एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सी विल बी इंटीग्रल ये डिस्टेंस जो है पीसी स्क्वायर इंटू डीएम, इंटीग्रल पीसी स्क्वायर इंटू डीएम। अबाउट ओ रहेगा इंटीग्रल ओपी स्क्वायर इंटू डीएम। बट पाइथागोरस थ्योरम से ध्यान में आया ओपी का स्क्वायर इक्वल टू ओडी का स्क्वायर प्लस पीडी का स्क्वायर। ओडी को लिखा ओसी प्लस सीडी, तो ये हो गया ओसी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ओसी इंटू सीडी। सीडी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर बन जाता है सीपी स्क्वायर। तो सीडी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर इज पीसी स्क्वायर, ठीक है। ओसी स्क्वायर वैसा ही है, ओसी स्क्वायर 2 टाइम्स ओसी इंटू डीएम। ये ओपी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, हमारा रिलेशन बना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू इंटीग्रल ओसी स्क्वायर डीएम प्लस पीसी स्क्वायर डीएम
इंटीग्रल 2 टाइम्स ओसी इंटू सी डी इंटू डी एम। अब दो एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है, ओसी चेंज नहीं होने वाला है, दिस इज एच, तो एच बाहर आ गया, एच स्क्वायर बाहर आ गया, इंटीग्रल डी एम, तो ये इंटीग्रल डी एम इज एम इंटू एच स्क्वायर, पी सी स्क्वायर डी एम ये आई सी है, ठीक है। अब रहा सवाल 2h इंटू इंटीग्रल सी डी इंटू डी एम, तो सी डी ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस है ऑफ दिस मास एलिमेंट डी एम का, ठीक है। और हमें पता है अगर सी सेंटर ऑफ मास है तो यहाँ पर मास सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मास सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका इंटीग्रेशन 0 आ जाएगा। अगर इसका इंटीग्रेशन 0 आ गया तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू ओ इज IC, which is moment of inertia of axis which is parallel to our axis and passing through center of mass, plus mass of body into distance between two axes of rotation। ये दो एक्सेस जो है इसके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, सही है।